दोस्तों, हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड गतिमान है। अधिकतर खगोलीय पिंडों की गति का पथ निश्चित है। जैसे कि हमारी पृथ्वी हमेशा से ही सूर्य की परिक्रमा करती आ रही है, किंतु कुछ ग्रह घुमक्कड़ भी होते हैं। ये ग्रह अंतरिक्ष में एक दिशा से दूसरी दिशा में चले जा रहे हैं। ऐसे ग्रह किसी तारे के गुरुत्वाकर्षण बल में बंधे हुए नहीं हैं, इसलिए ये ग्रह बेहद ही खतरनाक होते हैं। माना जाता है कि अतीत में इस तरह से एक भटकता हुआ ग्रह हमारी पृथ्वी से भी आ टकराया था। यदि आने वाले भविष्य में फिर से ऐसी घटना होती है तो पृथ्वी से जीवन पूरी तरह से समाप्त ही हो जाएगा। हालांकि इस तरह से भटकते ग्रहों का अंत जल्द ही हो जाता है, क्योंकि या तो ये किसी ग्रह से टकरा जाते हैं या किसी तारे के निकट से गुजरते हुए तारे में ही समा जाते हैं। ब्रह्मांड में यदि लंबे समय तक अस्तित्व बनाए रखना है तो एक निश्चित पथ पर आगे बढ़ना जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य की निश्चित परिक्रमा कर रहे हैं, वैसे हमारे सौरमंडल के ग्रहों द्वारा की जा रही सूर्य की परिक्रमा ऐसी लगती है मानो ये सभी ग्रह सूर्य के साथ किसी डोर से बंधे हों। यदि हम अपने सौरमंडल को कहीं दूर से देख पाएं तो हमारा पूरा सौरमंडल सूर्य सहित हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है, यानी यहाँ हर कोई एक डोर से बंधा हुआ है। आकाशगंगा की परिक्रमा तारे करते हैं तो तारों की परिक्रमा ग्रह करते हैं, वहीं ग्रहों की परिक्रमा उन ग्रहों के चंद्रमा करते हैं। किंतु चंद्रमाओं पर जाकर इस डोर का अंत हो जाता है। सैद्धांतिक तौर पर यह माना जाता है कि किसी भी ग्रह के चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला कोई पिंड नहीं हो सकता, किंतु हाल ही में कुछ खगोल वैज्ञानिकों ने यह दावा भी किया है कि चंद्रमाओं के चंद्रमा भी हो सकते हैं। भला कैसे? चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पहले तो ये जान लेते हैं कि चंद्रमा आखिर कहा किसे जाता है। अमूमन आप शायद पृथ्वी के चंद्रमा को ही चंद्रमा मानते हों, किंतु चंद्रमा एक अंग्रेजी शब्द सैटेलाइट का हिंदी अनुवाद भी माना जाता है। सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह भी कहा जाता है। जिस तरह से ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार से सैटेलाइट, उपग्रह या चंद्रमा ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के पास केवल एक चंद्रमा ही है, वहीं मंगल के पास इनकी संख्या 2 है। विशाल ग्रह बृहस्पति के पास 79 चंद्रमा हैं। सोचे कि यदि आप बृहस्पति ग्रह पर गए हैं तो रात को आसमान कितना खूबसूरत दिखाई पड़ता होगा। हर तरफ से छोटे छोटे चमकीले पिंड आपको घेरे हुए प्रतीत होते होंगे। हालांकि शनि ग्रह के पास और भी अधिक चंद्रमा हो सकते हैं। खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि शनि के छल्लों का अभी पूरी तरह से अध्ययन नहीं हो पाया है। यदि ठीक से अध्ययन किया गया तो शनि के पास कम से कम 150 से भी अधिक चंद्रमा हो सकते हैं। वैसे भले ही हम अपने सौरमंडल में या किसी बाहरी सौरमंडल में सैकड़ों ग्रह और उनके चंद्रमा खोज चुके हैं, किंतु हमें आज तक एक भी ऐसा चंद्रमा नहीं मिला है जिसका खुद का भी कोई चंद्रमा हो या कहिए उप चंद्रमा हो। तो क्या ऐसा होना ही संभव नहीं है? आज के समय के जाने माने खगोल वैज्ञानिक कोलमेर रेमंड का कहना है कि बेशक चंद्रमाओं के भी चंद्रमा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होना तभी संभव है जब चंद्रमा बहुत बड़ा हो और उप चंद्रमा बेहद ही छोटा हो। और इतने छोटे उप चंद्रमा को खोज पाना इंसानों के लिए बड़ा ही मुश्किल कार्य है, जिसकी वजह है हिल स्फीयर। वास्तव में गुरुत्वाकर्षण बल की अवधारणा उपचंद्रमाओं के अस्तित्व को कमजोर बना देती है। हिल स्फीयर का अर्थ उस क्षेत्र से होता है जहां तक किसी भी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल अपने तारे से अधिक प्रभावी होता है। चलिए इसे एक आसान उदाहरण द्वारा समझते हैं। हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है, किंतु फिर भी हम अपनी पृथ्वी से ही चिपके हुए हैं, क्योंकि सूर्य हमसे बहुत दूर है और पृथ्वी बेहद पास, जिस कारण हमारे ऊपर सूर्य की तुलना में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव अधिक है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ऊपर कम प्रभावी होता जाएगा। यदि हम सौरमंडल के केंद्र की ओर पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर चले जाएं तो हमारे ऊपर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की बजाय सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक प्रभावी हो जाएगा और हम वापस पृथ्वी पर लौटने की बजाय सूर्य की ओर खींचे चले जाएंगे, क्योंकि हम पृथ्वी के उस गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र से बाहर पहुंच चुके हैं जहां तक हमारे ऊपर सूर्य की तुलना में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हावी था। इसी क्षेत्र को हिल स्फीयर की अवधारणा के नाम से पहचान मिली हुई है। सबसे पहले हिल स्फीयर की अवधारणा अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक जॉर्ज विलियम हिल ने विकसित की थी। विलियम हिल के नाम से ही हिल स्फीयर क्षेत्र को अपना ये नाम मिला है। हमारा चंद्रमा पृथ्वी से औसतन करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है, वहीं पृथ्वी का हिल स्फीयर 15 लाख किलोमीटर तक है। यानी यदि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 लाख किलोमीटर से अधिक हो जाए तो बजाय पृथ्वी की परिक्रमा करने के हमारा
चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करना शुरू कर देगा। यानी अब चंद्रमा उपग्रह नहीं रहेगा, बल्कि वो खुद से ही एक ग्रह बन जाएगा। चूंकि ग्रह और उनके चंद्रमाओं के बीच दूरी काफ़ी कम होती है, इसलिए हमेशा ग्रह का हिल स्फीयर अपने चंद्रमा के हिल स्फीयर पर अत्यधिक हावी रहता है। यदि हम अपने चंद्रमा के हिल स्फीयर को समझें तो हमारे चंद्रमा का हिल स्फीयर मात्र 60,000 किलोमीटर ही है। यानी यदि किसी पिंड को चंद्रमा का उपग्रह बनकर रहना है तो उस पिंड और चंद्रमा के बीच की दूरी 60,000 किलोमीटर से कम ही होनी चाहिए। यदि वो पिंड चंद्रमा से 60,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर मौजूद होता है तो पृथ्वी उस पिंड को अपनी ओर खींच लेगी और अपना उपग्रह बना लेगी। वहीं दूसरी ओर यदि वो पिंड चंद्रमा से 60,000 किलोमीटर से कम दूरी पर है तो भी समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि किन्हीं दो अंतरिक्षीय पिंडों के बीच ये दूरी बड़ी ही कम है। इतनी कम दूरी से जब वो पिंड चंद्रमा की परिक्रमा करेगा तो उसका परिक्रमा पथ बड़ा ही छोटा रहेगा। साथ ही चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उस पिंड को चारों ओर से खींचने लगेगा, जिस कारण उस पिंड में अस्थिरता आ जाएगी। ऐसे में वो पिंड या तो विस्फोटित होकर टुकड़ों में बिखर जाएगा या फिर तेज गति से चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा से ही जा टकराएगा। यानी भौतिकी के नियमों की वजह से किसी चंद्रमा का उपचंद्रमा होना बड़ी ही दुर्लभ घटना है। किसी चंद्रमा का उपचंद्रमा केवल तभी हुआ जा सकता है जब ग्रह और मूल चंद्रमा के हिल स्फीयर के मध्य में एक स्पष्ट दूरी हो। हालांकि उपचंद्रमाओं के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। वर्ष 2008 के दौरान वैज्ञानिकों ने शनि के एक चंद्रमा, जिसे रिया नाम दिया गया है, के पास एक उपचंद्रमा होने का दावा किया था। खोजी वैज्ञानिकों का मानना था कि रिया का उपचंद्रमा छल्लों के रूप में है। यानी जिस तरह से शनि के चारों ओर खूबसूरत छल्ले हैं, उसी प्रकार शनि के उपग्रह रिया के पास भी अपने छल्ले हैं। ये छल्ले पत्थरों के रूप में माने जाते हैं, जिस कारण ये छोटा सा उपग्रह बड़ा ही आकर्षक दिखाई पड़ता है। हालांकि ये खूबसूरती इस चंद्रमा यानी रिया के लिए बड़ी ही खतरनाक है, क्योंकि समय समय पर रिया के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होकर उसकी परिक्रमा कर रहे ये पत्थर इस चंद्रमा से ही जा टकराते हैं। यही वजह है कि रिया की पूरी सतह पर बेहद ही बड़े और गहरे गड्ढे बन चुके हैं। इनमें से कुछ गड्ढे तो कई किलोमीटर तक गहरे हैं। दोस्तों, किसी भी ग्रह पर जीवन उत्पन्न होने में उस ग्रह का चंद्रमा बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण ही पृथ्वी की कक्षा में स्थिरता है, अन्यथा पृथ्वी अपने ध्रुवों से भी पलट सकती है, जिस कारण संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाएगा। बिना चंद्रमा के पृथ्वी की घूमने की गति भी तेज होती, जिससे समुद्रों की लहरें अनियंत्रित होकर पूरी पृथ्वी को ही जलमग्न कर देती। यानी बिना चंद्रमा के पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं था। और चूंकि चंद्रमाओं के पास खुद के उपचंद्रमा नहीं होते, इसलिए किसी भी चंद्रमा पर जीवन होने की संभावना भी ना के बराबर ही होती है। हालांकि हमारे सौरमंडल में शनि के चंद्रमा टाइटन और बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर कुछ वैज्ञानिक समुद्री जीवन होने की बात करते हैं, किंतु शायद ही इन चंद्रमाओं पर जीवन का कोई अंश मिले, और यदि जीवन होगा भी तो भी वो जीवन बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों के रूप में ही होगा। वैसे भले ही हमारी पृथ्वी के पास केवल एक चंद्रमा ही हो, किंतु अपने ग्रह के आकार के अनुपात में हमारा चंद्रमा हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों के चंद्रमाओं से कहीं अधिक बड़ा है। किंतु यदि हमारा चंद्रमा अपने वर्तमान आकार से दोगुना बड़ा होता तो बहुत अधिक संभावना थी कि हम अपने चंद्रमा को जीवन के अनुकूल बना लेते, क्योंकि इतने बड़े आकार के कारण हमारे चंद्रमा पर वायुमंडल ठहर जाता। फिर शायद हमें जीवन की तलाश के लिए मंगल ग्रह की ओर नहीं ताकना पड़ता, बल्कि हम अपने चंद्रमा को ही अपना दूजा ठिकाना बना लेते। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।